इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। और अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये नेटवर्क व्हीटस्टोन ब्रिज का एक एग्जाम्पल है। कैसे और वो व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है वो हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, उसके बाद तब इसको सॉल्व करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में बेटा हमारे पास 5 कैपेसिटर्स होते हैं जो इस तरीके से जुड़े होते हैं। ये देखिए, ये अपने पास 1 2 3 4 कैपेसिटर्स ऐसे जुड़ गए और बीच में ये ऐसे एक कैपेसिटर होता है। इसको मान लो C1, इसको मान लो C2, इसको मान लो C3, इसको मान लो C4। C1 C2 C3 C4 क्या है? इनके कैपेसिटेंसेस। ये पॉइंट है A मान लो, ये पॉइंट है B। और फंडा ये था कि अगर C1/C2 इक्वल्स टू C3/C4 तब हम इस बीच वाले कैपेसिटर को इस पूरे नेटवर्क से उठा करके बाहर फेंक देते थे। अब जरा ध्यान दो, यहाँ तुम्हारा है C1, ये तुम्हारा है C2, ये तुम्हारा है C3, ये तुम्हारा है C4। जरा देखना, C1/C2 करोगे तो ये 2 माइक्रोफैरड है, ये भी 2 माइक्रोफैरड है, कट करके 1 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से C3/C4 करोगे तो ये भी तुम्हारा 2 माइक्रोफैरड डिवाइडेड बाय 2 माइक्रोफैरड कट के 1 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा आ गया C1/C2 इक्वल्स टू C3/C4। मतलब अपने इस कंडीशन को ये फुलफिल करता है। तो बीच वाले को हम क्या करेंगे? बीच वाले को देखिए हटा देंगे, है ना। जैसे ही बीच वाले को हटाएंगे आप तो आपका स्ट्रक्चर देखो ऐसा हो जाएगा। ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, है ना। कितना आसान हो गया। अच्छा, ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड है, ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में है। ये भी 2 माइक्रोफैरड है, ये भी 2 माइक्रोफैरड है, ये दोनों कैसे में है? सीरीज में है। जब ये दोनों सीरीज में हैं तो इनका जो इक्विवेलेंट का फार्मूला हम जानते हैं वो होता है C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 × C2 अपॉन C1 + C2। ये फार्मूला है, अभी हम यहाँ, है ना, केवल फार्मूला लिखे हैं। अब बताइए C1 आप इसको ले लो, C2 इसको ले लो यहाँ पर, तो ये 2 × 2 अपॉन 2 + 2 कितना हो गया? ऊपर 4 नीचे 4, कट के आ गया 1। तो ये वाला 1 हो गया, ये वाला 1 हो गया। अब हमारे पास यही स्ट्रक्चर आगे बढ़ करके कुछ ऐसे बन गया, देखो, है ना। एक एक स्टेप हम आपके लिए कर दे रहे हैं ताकि आपका फंडा क्लियर हो जाए। तो 1 माइक्रोफैरड बेटा ये हो गया, 1 माइक्रोफैरड ये हो गया, ये पॉइंट A था आपका, ये पॉइंट B था। ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों पैरेलल में हैं। तो पैरेलल में हम क्या करते हैं? इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए सिंपली जोड़ देते हैं। तो 1 1 कितना हो गया? 2 हो गया। ये देखिए अपना आंसर निकल गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान था। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में वही बच्चा आंसर प्रॉपरली दे सकता है जिसके फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, फिर भी चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। ये कहता है इफ द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए बैटरी आर मूव्ड क्लोज टू ईच अदर। समझो, यहाँ पर हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है, इसको हमने एक बैटरी से ऐसे जोड़ दिया है और अब क्या किया कि इनके डिस्टेंस को थोड़ा कम कर दिया। डिस्टेंस कम कर दिया, बैटरी अभी भी जुड़ा हुआ ही है। तो बेटा जब बैटरी जुड़ा रहेगा तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आया भी वो चेंज नहीं होगा। तो आप यहाँ लिख दो कि ये तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, लेकिन आपने ये भी पढ़ा है कि अगर प्लेट का एरिया A है और इनके बीच का डिस्टेंस D है और इनके बीच जो है एयर है, तो या मतलब वैक्यूम है, तो कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता था वो होता था ε0A/d। अब सोचो जरा, तुमने केवल प्लेट के बीच के डिस्टेंस को कम किया है तो एरिया तो बिल्कुल छुआ ही नहीं तुमने, एरिया भी कांस्टेंट है। D तुम्हारा केवल घट गया है। जब D घट जाएगा तो C क्या हो जाएगा? C बढ़ जाएगा। तो देखना C हमारा बढ़ गया है ना, C बढ़ गया है। ये 2 चीज़ें हमको इस स्टेटमेंट से क्लियर हो गई। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं बाकी चीज़ें। कहता है चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेज। अच्छा, चार्ज के लिए क्या फार्मूला पढ़ा है? चार्ज के लिए फार्मूला पढ़ा है C × V।
भैया अगर C बढ़ गया, B कांस्टेंट है, तो A ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो ये वाला तो सही हो गया, है ना, A सही हो गया। अब अगर A सही हो गया तो मैं पहले ही इसको काट दूं, ये वाला नहीं होने का है ना, जहाँ जहाँ A है वहीं वहीं हो सकता है। अब जरा यहाँ देखो, अब यहाँ देखो बी में चले जाते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेज। एनर्जी स्टोर्ड का क्या फार्मूला था? एनर्जी स्टोर्ड का आपके पास जो फार्मूला था वो था हाफ, है ना, हाफ कितना, क्यू स्क्वायर बाई सी, या हाफ सी वी स्क्वायर। अब जरा देखो एक और था फार्मूला, तो ये वाला फार्मूला हमारे काम का है, क्योंकि देखो v कांस्टेंट है और c हमारा बढ़ रहा है। अगर c बढ़ रहा है तो एनर्जी स्टोर्ड भी बढ़ेगा, है ना, एनर्जी स्टोर्ड घटेगा नहीं। तो ये b गलत हो गया। अब सोचो मेरा a सही है, b गलत है, तो ये तो नहीं हुआ। ये वाला देखो ये भी b गलत हो गया, तो ऑटोमेटिकली हमने आगे C और E को बिना टेस्ट किए सीधा आंसर लिख दिया। अगर मैं चाहूँ तो C और E को दोबारा से टेस्ट करूँ तो साफ साफ है, C तो पहले से ही हमको पता है ना, कैपेसिटेंस इंक्रीजेज, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। E में चला प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेज। अरे ऑब्वियसली यही चार्ज है, चार्ज को तुम वोल्टेज से मल्टीप्लाई करोगे तो C भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ ही तुमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है। भी तो कांस्टेंट है, कोई बात नहीं, लेकिन ये वाला बढ़ना है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट बढ़ना है। तो इसमें अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। और फिजिक्स में मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ट्रिक के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। ट्रिक अच्छी बात है, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी लंबा टाइम लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टेप होता है, उसमें गलती होने का चांस होता है, वहाँ तो ठीक है, वहाँ हम बना देंगे, लेकिन बाकी क्वेश्चंस में बेसिक फंडामेंटल आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप पूरा पूरा नंबर पा पाओगे। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें कहा गया है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम इन द फॉलोइंग सर्किट। मतलब पढ़ दिया मैंने वैसे, लेकिन A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही निकालना है। अच्छा ये देखिए A है, ये B है। अच्छा ये बताओ ये दोनों किसमें हैं? ये दोनों तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल हैं तो इनका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इनका कैपेसिटेंस जुड़ जाएगा। तो जुड़ के कितना हो गया? जुड़ करके हो गया 6, ठीक है। तो अब ये बन गया A अपना यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है और ये 6 है, ऐसे मैंने कर दिया, 3 माइक्रोफैरेड हो गया, ये 6 माइक्रोफैरेड हो गया। अब खुद सोचो ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में हो गए। सीरीज के लिए क्या फार्मूला है इक्विवेलेंट का? वो होता है अभी अभी किया हमने C1 इंटू C2 डिवाइडेड अपॉन C1 प्लस C2। C1 इंटू C2 मतलब 3 इंटू 6 डिवाइडेड 3 प्लस 6, और ऑब्वियसली माइक्रोफैरेड में होगा, है ना। तो ऊपर हो गया देखिए 18 शायद आपका, और नीचे हो गया 9 और कट के आ गया आपका 2, तो फट से निकल गया आपका 2 माइक्रोफैरेड। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2021 में आया था। ये कहता है इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन सोन इन द फिगर इज। अब यहाँ समझिए, बेसिकली यहाँ पे एक पॉइंट होना चाहिए A, यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए B, और इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको निकालना है। बहुत अच्छी बात। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये पाओगे कि ये तो बेटा ओपन सर्किट की तरह हो गया, क्योंकि इसको जब हमने जोड़ दिया तो शॉर्ट सर्किट है ना, ये ओपन हो गया। ओपन होने का मतलब कि इस वाले को क्या कर दोगे? हटा दोगे। कोई कहेगा ऐसे कैसे? तो मैं कहूँगा देखो इसको प्लेट को पकड़ो, ऊपर इधर कर दो, इस प्लेट को पकड़ो नीचे इधर कर दो, गायब हो गया सर्किट से। गायब जब हो गया तो मेरे लिए हो गया A और B के बीच में C और C क्या है? ये C क्या है? ये है एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल में जब कनेक्टेड होते हैं तो उनका इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस सिंपली उनके कैपेसिटेंस के सम के बराबर होता है। ठीक है, चलो तो आसान से क्वेश्चन आते हैं, अभी आप देख रहे हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे चले आइए। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। बहुत अच्छी बात। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डी एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। बहुत बढ़िया। देखिए, आप इसको ना दो तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसान है। मैं सिंपल सा आपको कर दे रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि हम लोग जानते हैं कि एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर। मतलब कि किसी रीजन में जहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोड्यूस्ड है, उसमें पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी इतनी होती है। तो एक काम क्यों नहीं करते हम कि ये जो प्लेट है, ऐसे जो प्लेट होता है ना, ऐसे प्लेट है, ऐसे ही प्लेट है प्यारा प्यारा सा। ये देखो बेटा, डिस्टेंस इसका डी ले लो, ये एरिया ए है जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर मैं ये वॉल्यूम निकाल लूँ ना, ये वॉल्यूम निकाल लूँ और इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूँ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो मैं पहले तो एक फार्मूला लिख दूँ, स्टोर्ड एनर्जी है ना, इक्वल्स टू स्मॉल यू इंटू वॉल्यूम। स्मॉल यू जानते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अभी लिखा है मैंने, बल्कि लिख देता हूँ, आपको शायद याद आ जाए। वॉल्यूम है बेसिकली ये एक तरीके से क्यूबॉइड बन गया, तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू डिस्टेंस। देखो जरा ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है, मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। दूसरा भी एक था तरीका, लेकिन वो नहीं बताएंगे फिलहाल, तो आप इसी से काम चलाइए। आसान आसान है ना, जो काम है पहले उसको पकड़ा जाए। हाँ, देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं। और ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप एग्ज़ाम में सॉल्व करना स्टार्ट कर जाएं, तो एक तो समय बहुत लगेगा, बहुत सारे स्टेप्स होंगे, और चूंकि बहुत सारे स्टेप्स होंगे तो सॉल्व करते समय सिली मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये मान के चलो कि लगभग 90% बच्चों से ये क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। तो इससे बचने के लिए हमने एक सिंपल सा फार्मूला डिजाइन कर दिया है। वो फार्मूला मैं बता देता हूँ और फिर आप इस तरह के क्वेश्चंस को एक लाइन में कर पाएंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन कहता है, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 एंड C2 ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। देखिए, ये C1 C2 एक सेम कैपेसिटेंस है, इससे जुड़े हुए हैं। द टर्मिनल्स A एंड B ऑफ द की आर कनेक्टेड टू चार्ज कैपेसिटर C1 यूजिंग बैटरी ऑफ EMF भी। मतलब पहले जो है ये इससे जुड़ा हुआ था और यहाँ से ना ये देखिए, ये एक सर्किट क्लोज हो गया जिसमें ये बैटरी जिसका EMF भी है ये मौजूद है यहाँ पर। अब क्या हुआ कि इसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया और A को C से जोड़ दिया, सॉरी मतलब A से हटा करके इसको C से जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया मतलब इसको। अब कहता है कि इसकी वजह से एनर्जी लॉस कितना हो गया। तो देखो बेटा, एक चीज़ समझ लो इसको ना, एक चीज़ समझ लो। फार्मूला वो ये है कि अगर तुमने किसी भी कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C1 है, इसको किसी बैटरी से पहले जोड़ दिया है और ये फुली चार्ज कर दिया, आपने फुली चार्ज कर दिया है ना, ये फुली चार्ज कर दिया तो चार्ज आ गया होगा, क्यों। उसके बाद आपने डिस्कनेक्ट कर दिया और डिस्कनेक्ट करने के बाद मान लो कि तुम इसी को किसी दूसरे कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C2 है, इससे अगर आपने जोड़ दिया है इसको, तो एनर्जी लॉस का फार्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस C1/C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये परसेंटेज में आएगा क्योंकि हमारा प्रॉब्लम भी परसेंटेज में ही पूछ रहा है। अच्छा सोचिए, अब लगाइए फार्मूला इसमें, तो आपका आएगा 1 माइनस, देखो C1 और C2 दोनों बराबर बराबर हैं, तो मैं अगर ये कहूँ कि इसका कैपेसिटेंस C है तो इसका भी कैपेसिटेंस C हो गया। तो ऊपर बेटा हो गया C, नीचे हो गया C प्लस C। अच्छा, इसको गुणा करोगे 100 से तो तुम्हारा आ जाएगा 1 माइनस 1/2 है ना, इंटू 100। ये हो गया 1/2, ये हो गया 50%। तो 50% वाला आंसर सही हो गया अपने पास, है ना। देखिए, अभी तक हलवा हलवा सा क्वेश्चन बनता जा रहा है, बहुत मज़ेदार सा है। अच्छा एग्जैक्टली। अब देखिए, इसमें हम लोग आ गए, अभी हमने जो आपको फंडामेंटल बताया था जिसमें एक फार्मूला मतलब सिंपली बता दिया था, वही देखो यहाँ पे भी यूज हो गया। क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास एक 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है और वो देखो इस सर्किट में ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये वोल्टेज है
है ना, मतलब कि ये सेल है जिसका ईएमएफ भी है, तो ये इसको क्या कर देगा, चार्ज कर देगा। उसके बाद इसने जो है इसको हटा करके इस पोजीशन पे ले आया है, मतलब सर्किट टूट गया और ये चार्ज कैपेसिटर दूसरे के साथ जुड़ गया। तो क्या निकालना है, परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी। बहुत बढ़िया, परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी। क्या फार्मूला था, फार्मूला था 1 माइनस C1 अपॉन C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई 100% की बात है। तो 1 माइनस C1 बेटा तुम्हारा है 2 माइक्रोफैरेड, नीचे है 2 माइक्रोफैरेड प्लस 8 माइक्रोफैरेड, है ना। ये हमने कर दिया फटाफट से। तो ऊपर 2 नीचे 8, नहीं ऊपर 2 नीचे 8, 10 हो गया। देखिए 10 हो गया, तो हमारा आ गया 1 माइनस 2/10, 2/10 किया हमने तो, और एलसीएम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 8/10। कैसे किया हमने, जरा सोचो, काटे वाटे नहीं है, हम थोड़ा चढ़ा के किए हैं। 1 माइनस 2/10 है, इसको ऐसे कर दो और जब एलसीएम लोगे तो 10 ही तो होगा। 10 से गुणा करते हो, ऊपर नीचे ही तो करते हो, तो यहाँ 10 हो जाता है, यहाँ 2 हो जाता है, ऊपर 8 हो गया, नीचे 10 हो गया। और पहले से तुम्हारे पास 100 है, फटाफट से काटो, देखो आ गया 80%, है ना। 80% वाला आंसर आ गया। तो देखा, इस तरह के क्वेश्चन अभी तक 3 आ चुके हैं मेरे ख्याल से, 3 या 2 जो भी है, अब काउंट नहीं किया मैंने। अच्छा अगला चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में अब क्या है अपने पास, यह है नीट 2015 का। पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस C, बहुत अच्छी बात। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज D, बहुत अच्छी बात। पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स, ये भी बहुत अच्छी बात। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज। मैं बताऊं कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस को आपने पहले नहीं किया है तो 100% आप गलत करेंगे। कैसे, ये देखिए, पहले समझिए, पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। बिना कॉन्सेप्ट समझे कोई भी क्वेश्चन करता है तो रटता है, और रटने वाला कभी डॉक्टर नहीं बनता है। यहाँ देखो, ये बीच का डिस्टेंस है D, और पोटेंशियल डिफरेंस भी लगा दिया गया है यहाँ पर भी, है ना, कैपेसिटेंस वगैरह सब दे रखा है ऐसे, ठीक। देखिए अगर आप एक प्लेट पर चार्ज देते हैं तो चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि वो कंडक्टर होता है। हमने मान लिया सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ऐसे मान लिया, ठीक है। और यहाँ पर माइनस सिग्मा हो जाता है, अच्छी तरीके से जानते हैं हम। अब यहाँ पे जो फील्ड प्रोड्यूस होता है, पीछे आपने पढ़ा है, इस प्लेट की वजह से इधर की तरफ हो जाएगा कितना, हो जाएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा याद रखो कि एक प्लेट ने जो यहाँ पर फील्ड प्रोड्यूस किया है, उसी फील्ड में ये आपका दूसरा वाला प्लेट है, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, है ना। आप गलती क्या करोगे कि नेट फील्ड निकाल दोगे, जो कि E = 2/ε0 होता है, और इसमें फिर आप चार्ज से मल्टीप्लाई करके फोर्स निकालोगे। ऐसा नहीं कर सकते आप बस इतना ध्यान रखिए, आप जिम जाते हो, बॉडी बनाते हो, तो इसलिए नहीं बनाते हो कि जब बढ़िया मसल बन जाए तो अपना ही जबड़ा तोड़ दें, है ना। कहने का मतलब कि एक कोई चार्ज फील्ड प्रोड्यूस करके खुद पर फोर्स नहीं लगा सकता, उस पर फोर्स कोई दूसरा चार्ज ही फील्ड प्रोड्यूस करके लगा सकता है ना। तो ये बेसिक आइडिया कंप्लीटली याद रखो। अच्छा अब जरा सोचो, तुम्हारा भी है इतना, D है इतना, तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो तो V/D होता है, और इसमें आधा कंट्रीब्यूशन एक भाई साहब का है। तो हमने को ये निकालना था ना, ये हमने निकाल दिया। ये कितना निकाल दिया, एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो ये मेरा जो ये है V/2D, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब क्या करोगे, अब तो इस पे जो चार्ज होगा उसे से मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, है ना। चार्ज कितना होगा, अब जरा समझिए चार्ज कितना होगा, बहुत मज़ेदार है। आपने लिखा टोटल फील्ड E = V/D, और ये भी लिखा था भैया σ/ε0 = V/D। तो सिग्मा हो गया हमारे पास कितना, सिग्मा हो गया
वी बाई डी एप्सिलॉन नॉट। हमको सिग्मा नहीं चार्ज चाहिए, तो चार्ज हो जाता है सिग्मा इंटू एरिया, मल्टीप्लाई कर दिए तो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट वी बाई डी इंटू एरिया। ए पकड़ो 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 पकड़ो, तो ये हो गया सी, है ना, सी, और ये भी, तो चार्ज हो गया सी भी। तो फोर्स कितना हो गया, अभी हमने कहा था कि आप Q को E से मल्टीप्लाई कर देंगे, Q है आपका CV, E आपका V बाई 2D, तो हो गया CV स्क्वायर बाई 2D, है ना। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, CV स्क्वायर बाई 2D। अच्छा, एक चीज़ और कभी नोट किया करना कि जो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट सा होता है उसका पहला ही आंसर होता है ना। ठीक है, मतलब ये आप इसको रूल मत बना लीजिए, हमारा एक ऑब्जर्वेशन है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, ये भी मज़ेदार है, मज़ा आने वाला है। हमको तो बस ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सुबह उठा हूँ, नाश्ते में मेरे को हलवा मिल गया है, बट क्या करें, मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको हलवा की तरह लीजिए। अब ये भी नीट 2015 में आया था और ये कहता है ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ EMF V एंड दिस कनेक्टेड फ्रॉम इट a dielectric slab of dielectric constant K which can just fill the air gap of the capacitor is now inserted in it. Which of the following is incorrect? समझो, पहले हमारे पास क्या था कि एक था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कितना कैपेसिटेंस था C, कब, जब बीचवा में था एयर, है ना। अब हमने क्या किया, इसको हमने कोई बैटरी से जोड़ दिया जिसका EMF है V, तो जब बैटरी से जोड़ देंगे तो चार्ज हो जाएगा। उसके बाद इसको काट दिया, फटाफट से काट के हटा दिया ना, काट के हटा दिया। अभी भी फालतू काम करने से मेरा मन नहीं भरा है, तो मैंने क्या किया कि भर दिया फर्स्ट क्लास इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K वाला एक मटेरियल। शुरू में जब हमने इसको चार्ज किया था ना, मतलब बैटरी से जोड़ा था, मतलब चार्ज किया था तो कुछ ना कुछ तो चार्ज आया होगा। फिर काट के आपने बैटरी हटा दी तो चार्ज पे क्या फ़र्क पड़ा, चार्ज बेटा उतना ही का उतना ही रहेगा। चार्ज कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चार्ज कांस्टेंट हो गया। अच्छा, के जब इसमें डाल दोगे तो C तो तुम्हारा बढ़ जाएगा, है ना, C जो हो जाएगा, C के लिए फार्मूला है C चेंजेस टू C नॉट K, ये बढ़ गया। पोटेंशियल क्या होता है आपने पढ़ा है, पोटेंशियल जो होता है पहले के मुकाबले K टाइम्स घट जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट जाता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, चार्ज उतना ही रहता है। इतना सब हमको पता है, ये सब फंडामेंटल है अपने इस टॉपिक का। तो फंडामेंटल तो देखो इस लेवल पे तुमको तैयार ही होना चाहिए, नहीं तैयार है तो फिर तो भाई सोचने वाली बात है। अब देखिए इसमें से इनकरेक्ट चुनना है हमको। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेज बाय K टाइम्स, बताइए एनर्जी स्टोर डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, कैसे निकालोगे एनर्जी स्टोर्ड के लिए, क्या फार्मूला पढ़ा है आपने फार्मूला पढ़ा है एनर्जी स्टोर्ड हाफ C V स्क्वायर ना, ये जनरल पढ़ा है। लेकिन इसके बाद दो और फार्मूले पढ़े थे, तो कौन सा इसमें यूज होगा, पहले जरा ध्यान दो, कौन सा यूज होगा। चार्ज तुम्हारा कांस्टेंट है, चार्ज तुम्हारा कांस्टेंट है, तो तुम फार्मूला लगाओ हाफ Q, है ना, स्क्वायर बाई C क्या हुआ, C देखो K टाइम्स बढ़ गया है तो एनर्जी घट गया है, ये बिल्कुल सही है, ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं है। चेंज इन एनर्जी देखो कितना हो जाएगा, पहले एनर्जी कितना था, पहले एनर्जी था हाफ CV स्क्वायर, ऐसे मान लो, अरे मतलब ये वाला मान लो, बार बार मैं वही लिख रहा हूँ, ये मान लो क्या था, हाफ Q स्क्वायर C था, बाद में कितना हो गया, है ना, बाद में हो गया हाफ Q स्क्वायर CK, है ना, CK हो गया। अब घटा दिए हमको एनर्जी चेंज निकालना है, चेंज क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो इसमें से जब निकालोगे तो हाफ आएगा तुम्हारा Q स्क्वायर बाई C माइनस हाफ Q स्क्वायर KC, तो हाफ Q स्क्वायर C जब तुम कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 बाई K। जरा देखो यहाँ देखो,
यहाँ 1/k है, ये इतना है। तो मतलब हमको केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू देखना है, नेगेटिव पॉजिटिव का नहीं देखना है। अच्छा, q इजिकल टू तुम लिखोगे फिर से क्या लिखोगे, सी भी लिखोगे। तो सी भी का स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर भी स्क्वायर, नीचे सी है, देखो कट गया, 1 - 1/k आ गया। अब पहले ऑप्शन से दूसरा ऑप्शन कैसे निकालते हैं, इसने कहा एनर्जी डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा भाई। तो अब ये क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अगर मैं इसको पॉजिटिव करना चाहता हूँ तो इसको आगे कर दूंगा ना, 1/k को आगे कर दूंगा, निकल गया मेरा। तो ये वाला भी अब सही है, इसको भी हम नहीं ले सकते। चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व्ड, अरे नहीं भाई, शुरू में ही हम कह चुके थे कि चार्ज जो है कैसे रहेगा, कंजर्व रहेगा। ये हमारा बेसिक फंडामेंटल है ना। तो अगला मैं ऑप्शन पढ़ूंगा ही क्यों, जब मेरा यहीं से निकल गया तो तीसरा मार दिया मैंने आंसर, है ना। हालांकि हम चाहते तो सीधा ही आपको तीसरा कह देते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस करने से ये कुछ फंडामेंटल और क्लियर हो जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको देख करके तो एकदम समझ लीजिए बाँछें खिल गई। आपने कई बार ऐसे क्वेश्चंस को किया होगा, आपको रटा गया होगा। वैसे भी सोचो, अपने पास 1 2 3 4 5 कैपेसिटर्स हैं इस नेटवर्क में। अगर मेरे नेटवर्क में 5 कैपेसिटर हैं तो मेरे दिमाग में पहले आना चाहिए कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का फंडामेंटल यूज करना है। मैं चेक करूंगा, ठीक है, चेक करता हूँ। देखिए कैसे, आपने नाम सुना होगा जंक्शन का। जंक्शन वो पॉइंट है जहाँ पे कम से कम 3 ब्रांच मिलती हो। तो एक जंक्शन ये हो गया बेटा, दूसरा जंक्शन ये हो गया, तीसरा जंक्शन ये हो गया। इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी। ए कहो या एक्स कहो एक ही बात है, क्योंकि ये सिंपल कनेक्टिंग वायर है ना, तो ऐसे लिख देते हैं। तो इसको छोड़ दो, इसको हम ऐसे रखते हैं। यहाँ चले आओ, इसको कह दो डी, ठीक। तो तुमको ए और डी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये तो हम खाली फंडा बता रहे हैं कैसे करना है। बाय द वे अगर भूल जाते हैं आप तो आप यहाँ लिखिए ए, है ना, यहाँ लिखिए डी, यहाँ लिखिए बी, यहाँ लिखिए सी। अब बताइए ए और बी के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर। तो जोड़ दो भाई, काहे देर कर रहे हो, 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर। बी और सी के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, 20। अरे भैया 20 बहुत बड़का बता दिया है, तो 20 माइक्रोफैरेड का। अच्छा, बी और डी के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, बी और डी, किधर गया बी और डी, ए ए ए ए ए ऐसे बी और डी कितना है 6, ए हो गया 6 माइक्रोफैरेड। ए और सी, ए और सी, ए और सी, देखो ए भी हो गया 6, ए हो गया 6, है ना। ये देखो ए और सी के बीच में, फिर सी और डी के बीच में अंधा भी कहेगा कि 6 है, तो 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। अरे भैया बढ़िया मनाओ यार। अब क्या लगता है, देख के नहीं लगता कि इसका रेशियो बराबर है, तो फटाफट से इसको हटा दें। तो जब इसको हटा देंगे यानी को, तो खुद सोचिए ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। 6 है, इसका कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफैरेड, इसका कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफैरेड, और ये 3 दोनों किस में है, पैरेलल में है। जोड़ दिया, फिर से आ गया 6, कहाँ गया 6, कहाँ गया 6, ये है 6। तो व्हीटस्टोन ब्रिज पर खूब मतलब आता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि हमारे पास एक 900 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है, पिकोफैरेड ना, और उसको 100 वोल्ट के बैटरी से हमने चार्ज कर दिया, चार्ज हो गया ये, ठीक है। उसके बाद हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया और 900 पिकोफैरेड के दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर के साथ इसको हमने जोड़ दिया है। तो कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम इज। अरे भाई अभी अभी तुम पढ़े हो एनर्जी लॉस कितना होता है ना। तो टोटल एनर्जी में से मैं लॉस एनर्जी निकाल दूंगा तो मेरा तो निकल जाएगा कितना बच गया। तो पहली बात मैं शुरू का एनर्जी निकालता हूँ, इनिशियल एनर्जी ना, अरे यार अच्छा, इनिशियल एनर्जी कितना हो जाता है, हाफ सी भी स्क्वायर। हाफ सी कितना है 900 पिकोफैरेड 10⁻⁻12। भी कितना है 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1 पर 4 शून्य। तो भाई साहब आप क्या कीजिए, इसको काट दीजिए, ये 450 हो जाएगा। 1 2 3 4
है ना। तो 4 5 0 10 टू दी पावर यहाँ देखता तो -8 हो गया ना, इतना जूल हो गया। अब यहाँ देखो इस साइंटिफिक नोटेशन में सारे वैल्यूज दे रखी हैं, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट लगाना है। एक तरीका जान लो, हालांकि तुम लोग कर चुके हो इसको, लेकिन तरीका जान लो अगर बाय द वे जिसने नहीं किया है। तो क्या करते हैं हमको यहाँ पे लाना है पॉइंट, तो मैं पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट हैं वो हम काउंट करते हैं। तो कितने हैं, 1 है 2 है, मतलब कि हम 100 से भाग दे देंगे। 2 डिजिट है तो 1 पर 2 शून्य लगाओ और भाग दे दो। थोड़ी देर के लिए इसको यार, इसको ना रखो, हाँ वो समझाने के लिए किए थे हम। ऐसे कर दो। अब तुमने इतना कर दिया तो भाई गलती ही कर दी ना, तो क्या करोगे, गुणा कर दो 100 से। और ये वाला तो भाई साहब हो जाएगा 4.5, और ये देखिए ये 10 के पावर 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 के पावर -6, इतना जूल, राइट। तो इनिशियली हमको इतना एनर्जी यहाँ पर था। लॉस कितना होगा, सोचो, अभी अभी निकाले हैं हम लोग शायद, कि जो लॉस का परसेंटेज है वो हो जाता है 1 - C1/C1 + C2 × 100। तो C1 C2 दोनों बराबर हैं, तो 50% एनर्जी लॉस हो गया। 50% एनर्जी लॉस हो गया, तो बचा कितना, 50% मतलब आधा। तो 4.5 को जब भाग दोगे तुम 2 से, तो कितना आएगा, 2.25 आ जाएगा। तो ये देखो 2.25 आ गया, है ना। तो क्वेश्चन बहुत इजी से मज़ेदार से होते हैं। कभी भी इस ट्रैप में ना फंसिए कि यार फिजिक्स तो बहुत कठिन है ना, मैं ये ऐसे ट्रिक बना लूँ, ऐसे ट्रिक बना लूँ, ऐसे रट जाऊँ, वैसे रट जाऊँ तो मैं बहुत बढ़िया अच्छा डॉक्टर बन जाऊँगा। ये कभी नहीं है पॉसिबल, ठीक है ना, ये कभी पॉसिबल नहीं है। फंडा क्लियर करना ही होगा।